भारत पर शासन करने वाला भारत का अंतिम हिंदू शासक जो माना जाता है यही हर्षवर्धन को माना जाता है, और दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक जो माना जाता है वो हेमू को, है ना। तो दोनों अलग अलग प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग से प्रश्न में पूछा जाए भारत का अंतिम हिंदू शासक तो हम लोग आंसर करेंगे हर्षवर्धन, और वहीं पर अगर प्रश्न में पूछा जाए दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक तो हम लोग आंसर। आज की सभा में जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लूसेंट बुक में पुष्यभूति वंश, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश हम लोग लूसेंट में शुरू करेंगे। इसके पहले जितने भी थे लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट देखिए दिया है, गुप्त पतन के बाद जिन नए राजाओं का उद्भव हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख है। इस राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। यानी कि इसमें जो कह रहा है कि गुप्त वंश का जैसे ही पतन हुआ तो गुप्त वंश के पतन के बाद है ना नए राजवंश का उदय हुआ, और ये नया राजवंश कौन कौन हुआ जिसमें से कि आता है मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख है। इन राजवंशों में मुख्य पुष्यभूति वंश के शासकों में ने सबसे विशाल साम्राज्य, जितने भी यानी कि गुप्त वंश के बाद जो शासक आए, जो राजवंश आए, इसमें से मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख है। इन सभी शासकों में से, इन सभी वंशों में से सबसे प्रमुख वंश जो है वो कौन सा है? पुष्यभूति वंश है ना। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर है जो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में वर्तमान में थानेसर नामक स्थान पर थी। यहाँ पर यह बढ़िया प्रश्न बनेगा, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे, और इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाया था वो थानेश्वर को, और ये थानेश्वर वर्तमान समय में हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वही है थानेश्वर। इतना ध्यान जरूर रखिएगा। पुष्यभूति वंश ने यानी पुष्यभूति वंश की राजधानी कहां पर हुआ करती थी? तो हम लोग आंसर करेंगे थानेश्वर। थानेश्वर वर्तमान में कहां पर है? हरियाणा के अंदर है, और कुरुक्षेत्र जिला के आसपास का जो क्षेत्र है वही क्या है? थानेश्वर। और यही थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की राजधानी हुआ करती थी। क्लियर है इतना? अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसे सम्मानजनक उपाधि धारण की। देखिए यहाँ पर प्रभाकर वर्धन के बारे में कहा गया है, इसी वंश का शासक था प्रभाकर वर्धन, और ये जो प्रभाकर वर्धन थे ये स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किनको माना जाता है? प्रभाकर वर्धन को। और प्रभाकर वर्धन जो है जितने भी पुष्यभूति वंश के शासक हुए उन सभी शासकों में सबसे महानतम शासक माना जाता है किनको? प्रभाकर वर्धन को। और साथ में प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसे सम्मानजनक उपलब्धियां हासिल की थी। ये उपलब्धियां यानी उपाधियां हासिल की थी। क्लियर है? अगर यहां से प्रश्न बनेगा तो आप लोगों के लिए इस तरह से बनेगा कि पुष्यभूति वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज या परम भट्टारक का उपाधि धारण किया था? तब हम लोग आंसर करेंगे प्रभाकर वर्धन। क्लियर है इतना? आगे पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ में हुआ था। देखिए प्रभाकर वर्धन जो पुष्यभूति वंश के सबसे महानतम शासक माने जाते हैं। पुष्यभूति वंश के सबसे महानतम शासक कौन? प्रभाकर वर्धन। अभी इसके बारे में देखें जिन्होंने की महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया और एक उपाधि धारण किया था। यही प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? यशोमती। और यशोमती से 2 पुत्र, एक राजवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रभाकर वर्धन को 2 पुत्र और एक पुत्री था। पुत्र का नाम हर्षवर्धन और राजवर्धन, और पुत्री का नाम था राजश्री।
राजश्री का विवाह जो हुआ था वो कन्नौज के मोखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ में हुआ था। राजश्री को आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, राजश्री को अभी आगे हम लोग देखेंगे। और ये हर्षवर्धन को भी देखेंगे, हर्षवर्धन को भी अंडरलाइन कीजिएगा। हर्षवर्धन के बारे में एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ही आता है कई बार एग्जाम में कि भारत का अंतिम हिंदू शासक, भारत का अंतिम हिंदू शासक जो माना जाता है यही हर्षवर्धन है। साथ में एक प्रश्न और भी आता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, तब हम लोग आंसर करेंगे हेमू। भारत पर शासन करने वाला, भारत का अंतिम हिंदू शासक जो माना जाता है यही हर्षवर्धन को माना जाता है। और दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक जो माना जाता है वो हेमू को, है ना। तो दोनों अलग अलग प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग से प्रश्न में पूछा जाए भारत का अंतिम हिंदू शासक, तो हम लोग आंसर करेंगे हर्षवर्धन। और वहीं पर अगर प्रश्न में पूछा जाए दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक, तो हम लोग आंसर करेंगे हेमू। ये जो हर्षवर्धन और राजवर्धन था, इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन और पुष्यभूति वंश के एक बड़े शासक माने जाते थे। और इनके इसकी बहन का नाम था, यानी हर्षवर्धन और राजवर्धन जो थे दो भाई, और इनके बहन का नाम था राजश्री। और इस राजश्री का जो विवाह हुआ था कन्नौज के एक मोखरी राजा थे जिसका नाम है ग्रह वर्मा के साथ में हुआ था। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। मालवा का एक शासक था और इस शासक का नाम है देवगुप्त। इस देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दिया। ये जो ग्रह वर्मा थे राजश्री के हस्बैंड, है ना। राजश्री जो मोखरी, राजश्री का जो विवाह हुआ था मोखरी के राजा थे जिसका नाम था ग्रह वर्मा, उन्हीं के साथ में। और इस ग्रह वर्मा की हत्या किया था मालवा के एक शासक थे जिसका नाम है देवगुप्त। देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। क्लियर है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में राजवर्धन जो राजश्री का भाई हुआ, है ना, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु ये जो देवगुप्त था, इसी देवगुप्त ने राजश्री के हस्बैंड जो थे जिनका नाम था ग्रह वर्मा, इसकी हत्या किया था। तो दूसरी तरफ में राजवर्धन जो राजश्री का भाई था, इस राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त का एक मित्र था जिसका नाम था गौड़, और ये गौड़ था नरेश शशांक ने, गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी थी। अगले पॉइंट में शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा जो बोध गया में बोधि वृक्ष था, इसको किसने कटवाया था? शशांक ने। और ये शशांक जो थे ना, शशांक शैव धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। आगे पॉइंट की बात करें तो राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। राजवर्धन की मृत्यु होने के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन के बारे में प्रश्न आ सकता है कि प्रश्न यहां से इस तरह से आएगा कि हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर किस वर्ष बैठा था, तब हम लोग आंसर करेंगे 606 ईस्वी में। और इस समय इनका राजवर्धन की उम्र कितना हो रहा था? 16 वर्ष। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन का उपाधि या उपनाम जो है वो क्या है? शिलादित्य। इसको भी ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन का उपनाम क्या है? शिलादित्य। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। अगले पॉइंट में बात करें तो अगले पॉइंट में है हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर बढ़िया प्रश्न बनेगा, हर्षवर्धन ने किसे पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे शशांक। शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया और उसने अपनी राजधानी बनाया। अभी तक जो राजधानी हुआ करता था वो थानेश्वर में राजधानी था, और हर्षवर्धन ने क्या किया? शशांक को पराजित कर दिया और कन्नौज पर अधिकार भी कर लिया और कन्नौज को राजधानी भी बनाया। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा इस तरह से बनेगा, बताइए पुष्यभूति वंश के किस शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो हम लोग आंसर करेंगे हर्षवर्धन। अगर दूसरा प्रश्न बनेगा कि हर्षवर्धन ने किसे पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था,
तो शशांक आंसर करेंगे, है ना। अगले पॉइंट की बात करें, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिससे हर्ष की पराजय हुई थी। यहाँ पर इसको भी ध्यान रखिएगा, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। और ये नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई थी, यानी हर्ष हार गया था। और वहीं पर कौन जीता था? पुलकेशिन द्वितीय। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इसको अंडरलाइन कीजिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? ह्वेनसांग जो है, जो चीन का यात्री था, वो भारत में आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। थोड़ा सा अगर हम लोग बात कर लें ह्वेनसांग के बारे में, इस ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि बताइए किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। इसी को कहा जाता है नीति का पंडित, यानी ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। देखिए, अगर शाक्य मुनि की बात किया जाए ना, केवल शाक्य मुनि, तब गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया था। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया वर्तमान शाक्य मुनि, है ना, क्या वर्तमान शाक्य मुनि की बात करेगा तब किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को। और ये ह्वेनसांग जो भारत में आए थे, किनके शासन काल में आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। और चीन का यात्री था हर्षवर्धन, सॉरी ये ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था, जो कि भारत में हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे। इसी ह्वेनसांग को क्या क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। और वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी भी प्राप्त किया थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए ह्वेनसांग ने भारत में आकर के बौद्ध धर्म का शिक्षा किस विश्वविद्यालय से लिया, कहां से लिया था? तो आंसर करेंगे हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय से। आगे पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट में है, हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजा तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने क्या किया? 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजा, 641 में चीन भेजा था, और 643 एवं 645 में दोनों चीनी दूत उनके दरबार में आए थे। अगले पॉइंट में बात करें तो अगले पॉइंट में है, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट में है, हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे वो किसको मानते थे? भगवान शिव को मानते थे और सूर्य को मानते थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। तो इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा। हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे वो पूर्वज भगवान शिव को और सूर्य को मानते थे, उनके उपासक थे। किसके? अगर यहाँ से आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा हर्षवर्धन के पूर्वज किनके उपासक, किस भगवान किस देवता के उपासक थे, तो शिव के भी थे और सूर्य के भी थे। लेकिन प्रारंभ में हर्षवर्धन भी अपने पूर्वज के हिसाब से ही करते थे, जिस तरह से पूर्वज जिनको मानते आए थे वो हर्षवर्धन भी उसको मानते थे। लेकिन जिस वर्ष वो ह्वेनसांग से मिले, उसके बाद ह्वेनसांग से मिलने के बाद उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का बारे में जानकारी लिया, बौद्ध धर्म का ज्ञान भी हुआ उनको, और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा। बौद्ध धर्म का महायान शाखा से जुड़ा, और जुड़ा ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया और उनको बौद्ध बन गए। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से, बताइए कि पुष्यभूति वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? तब हम लोग आंसर करेंगे हर्षवर्धन। क्लियर है? बौद्ध धर्म के प्रश्न जो पूछा जाएगा, पुष्यभूति वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया था? हर्षवर्धन ने, है ना। और उसने इस हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी प्राप्त किया, किनसे किया था? ह्वेनसांग से किया था। क्लियर है? और बौद्ध धर्म के किस शाखा से ये जुड़े हुए थे? तो महायान शाखा से जुड़े थे। अगले पॉइंट में
हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रधान केंद्र था। अगर यहाँ से पूछा जाए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र कौन था, तो नालंदा महाविहार, है ना। यानी हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था, नालंदा। और इस बौद्ध धर्म में जो शिक्षा दिया जाता था वो किस शाखा का दिया जाता था, महायान की। अगले पॉइंट में है, हर्षवर्धन के समय में प्रयाग की प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में शामिल हुआ था। जिस समय शासक था हर्षवर्धन, उस समय हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष यानी प्रत्येक 5वें वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। यानी जिस समय की हर्षवर्धन शासन करते थे उस समय प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में एक समारोह आयोजित किया जाता था। इस समारोह को क्या कहा जाता था, इस महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और इस समारोह में ह्वेनसांग छठे समारोह में शामिल हुए थे। प्रयाग में जो समारोह किया जाता था प्रत्येक 5वें वर्ष में, इस समारोह को कहा जाता था महामोक्ष परिषद। क्या कहा जाता था, महामोक्ष परिषद। और ये प्रत्येक 5वें वर्ष में कहां पर, प्रयाग में। और इस महामोक्ष परिषद में भी ह्वेनसांग भी शामिल हुए थे। किस बैठक में, यानी किस समारोह में, छठे समारोह में, है ना। अगले पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट में है वन भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना किया था। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो वन भट्ट थे। और इसी वन भट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना किया था। आपको सीधा भी प्रश्न पूछा जाएगा, हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना किसने किया था, वन भट्ट ने। और ये जो वन भट्ट है किनके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, हर्षचरित के लेखक कौन है, वन भट्ट। कादंबरी के लेखक कौन है, वन भट्ट। वन भट्ट कौन थे, वन भट्ट थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। क्लियर है, इसको अंडरलाइन निश्चित रूप से आप लोग कर लीजिए। वन भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। अगले पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट में है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। यहाँ से रत्नावली के बारे में प्रश्न पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में कि रत्नावली नामक पुस्तक या रत्नावली की रचनाकार कौन थे, तब हम लोग आंसर किए थे हर्षवर्धन, है ना। इस हर्षवर्धन ने संस्कृत के 3 प्रमुख नाटक लिखे थे। हर्षवर्धन ने संस्कृत के 3 प्रमुख नाटक लिखे थे। ये कौन कौन से हैं, एक है प्रियदर्शिका है, रत्नावली है और नागानंद है। तीनों को जरूर अंडरलाइन कीजिएगा और इंपॉर्टेंट भी है। रत्नावली तो प्रश्न पूछा भी जा चुका है, हो सकता है मैं भी प्रियदर्शिका भी पूछा जाए और नागानंद भी पूछा जाए। तो आप लोग अगर से पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से बना के आइएगा। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों ही संस्कृत भाषा का नाटक है और इसको लिखा किसने है, हर्षवर्धन ने। आगे पॉइंट की बात करें तो कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। देखिए क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि धावक नामक कवि से, एक कवि है और इस कवि का नाम है धावक, है ना। इस कवि का क्या नाम है, धावक। इसी धावक नामक कवि से हर्ष ने पुरस्कार लेकर उनके नाम से यह तीनों नाटक लिख दिए। क्लियर है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है ना। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हम लोग पहले भी किए थे। हर्षवर्धन को यानी हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। यानी कि ये जो शासक था हर्षवर्धन थे, न तो ये कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, हर्षवर्धन को या हर्ष को, है ना। और अगर प्रश्न में पूछा जाए दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक, तब हेमू। आगे बात करते हैं, हर्ष के अधीनस्थ नामक महाराजा अथवा महासम्मान कहे जाते थे।
हर्ष के अधीनस्थ, हर्षवर्धन के अधीन में जो शासक हुआ करते थे उसको क्या कहा जाता था? महाराज कहा जाता था अथवा महासामंत कहे जाते थे। ध्यान रखिएगा, हर्ष के यानी हर्षवर्धन के सामंत, हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक जो होते थे उसको क्या कहा जाता था? महाराज कहा जाता था या इसी को महासामंत कहा जाता था। आगे पॉइंट में है, अगले पॉइंट में, हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। हर्षवर्धन के मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था? सचिव, सचिव या अमात्य कहा जाता, सचिव भी कहा जाता था या अमात्य भी कहा जाता था। ध्यान रखना। अगले पॉइंट में है, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थान, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाते थे। इसमें जो दिया गया है, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, है ना। प्रशासन को देखते हुए हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया था और इस प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति। प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। अब प्रत्येक भुक्ति शासक राजस्थान, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाते थे। अगले पॉइंट में है, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। हर्षचरित, अभी इसके बारे में हम लोग देखे, है ना। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? लोकपाल। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? लोकपाल। देखिए आगे अगले पॉइंट में है, भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। भुक्ति का विभाजन कहाँ हुआ था? जिलों में हुआ था। जिला की संज्ञा भी विषय, जिसका प्रधान विस्पति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक, जिसको तहसील कहते थे। भूमि का विभाजन जिलों में हुआ था। भूमि का जो विभाजन हुआ था वो किस में हुआ था? जिला में। और जिला की संज्ञा भी विषय, जिसका प्रधान विस्पति होता था। जिले की संज्ञा भी था विषय और इसका जो प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था? विस्पति कहा जाता था। और विषय के अंतर्गत कई पाठक आते थे, आधुनिक जिसको तहसील के नाम से जानते हैं। आगे जो है, आगे है अगले पॉइंट में, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो यहां से यह प्रश्न बनेगा, ग्राम जो है ना उसको अंडरलाइन कीजिए, आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए पुष्यभूति वंश में शासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा छपटलिक यानी ग्रामा छपटलिक कहा जाता था। और इस ग्राम के जो प्रधान होते थे ना, उस ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्रामा छपटलिक कहा जाता था। ग्रामा छपटलिक, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट में है, पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था, है ना। चाट एवं भाट, पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट। दंड पाशिक अथवा दंडिक पुलिस विभाग का अधिकारी होते थे। अगले पॉइंट में है, अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। देखिए अश्व सेना हो गया घुड़सवारा, है ना। अश्व सेना हो गया घुड़सवारी, यानी घोड़े से जो सेना चलेंगे वही हो गया अश्व सेना। अश्व सेना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर। अश्व सेना को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर। अब पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो यहां से अगर प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा तो इस तरह से बनेगा कि पुष्यभूति वंश में अश्व सेना के अधिकारियों को किस नाम से जानते थे? तो हम लोग आंसर करेंगे बृहदेश्वर। दूसरी तरफ जो प्रश्न बनेगा पुष्यभूति वंश में पैदल सेना के अधिकारियों को किस नाम से जानते थे? तो वह है बलाधिकृत या महाबलाधिकृत, है ना। अगले पॉइंट में है, हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, ये इसी को तुला यंत्र जो है उसको जल पंप कहा जाता था। हर्षचरित के बारे में देखें, जिसके लेखक वान भट्ट हुए। इस हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में जो प्रयोग किया गया था उसके बारे में जो जानकारी हम लोगों को मिलता है उसमें कौन सा यंत्र? तुला यंत्र, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल पंप। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। इसको डबल स्टार कीजिएगा। हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रमुख जो स्थान था वो कौन सा था?
मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे स्थित है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बेहद आसानी से पुष्यभूति वंश और उस पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन को कवर कर लिया। अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, है ना।